It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, दुकानें है बड़ी इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's
दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अकेडमी गेट CCH। सो आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी। और आई होप ये जो सेशंस हम लोग लेने वाले हैं, अभी हम लोग का एक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से डिटेल में डिस्कस कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर स्टेट एग्जाम्स। स्पेशली स्टेट एग्जाम जैसे तुम्हारा यूपी का स्टेट एग्जाम है, MP का है, और भी जो सारे आ रहे हैं, उत्तराखंड का पेपर अभी हुआ है हाल ही में। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वापस से ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फिर से टेक्निकल के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस डिटेल में। तो जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या JEE की तैयारी कर रहे हैं, या ESE प्री की तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ESE प्री के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, और गुप्ता बुक के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि सिविल टेक्निकल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। तो जो भी बच्चे सिविल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं सिविल से रिलेटेड, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से एकदम यहाँ पे। और आई होप ये सेशंस जो वापस से शुरू हुए हैं, क्योंकि बहुत डिमांड थी, बच्चों ने कहा था कि सर जो सीरीज़ पहले शुरू हुई थी वो बंद हो गई है, उसको दोबारा शुरू किया जाए, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन सीरीज़ को यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो तुमको पता है सर यहाँ पे तुम्हारे एक्सपर्ट हैं गेट ESE के अंदर, MTech सर ने IIT से कर रखा है, और बेस्ट गेट रैंक 55 है सर ने, और भी बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे क्रैक कर रखे हैं। बेस्ट गेट स्कोर 902 है। टीचिंग एक्सपीरियंस सर का एकदम ज़बरदस्त है, 5 साल से ऊपर का गेट में ही है, बाकी और भी सर ने पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन की, जो कि प्लस और आइकॉनिक 2 वेरिएंट में आता है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं गेट ESE के अच्छे लेवल पे, 2023 या 2024 के जो पेपर आने वाले हैं गेट और ESE के अगले साल, ठीक है, और स्पेशली जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो लोग प्लस और आइकॉनिक में जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनको प्लस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी टॉप एजुकेटर्स की, वीकली टेस्ट होते हैं, कोर्सेज तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड में सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस उनको वीडियोस का मिलता है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज हैं और क्रैश कोर्सेज हैं। जो बच्चे घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं, पैसे बहुत कम खर्च करके एक हाई क्वालिटी कंटेंट या कह सकते हैं कंट्रीज बेस्ट कंटेंट लेना चाहते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं प्लस के ऊपर। ठीक है, और आइकॉनिक में प्लस के फीचर्स तो हैं, प्लस एडिशनली तुमको यहाँ पर्सनल कोच, डेडिकेटेड एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलेगा, स्टडी मटेरियल तुमको जुलाई में डिलीवर हो जाएगा, टेस्ट एनालिसिस, बूस्टर सेशन और प्लानर भी यहाँ पे मिलेगा, है ना। फीस की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर लेना, 1, 1.5, 2 साल की फीस 35, 45, 51,000 के अराउंड है रिस्पेक्टिवली। लेकिन हाँ, अगर तुम यहाँ पे कोड CSN यूज करोगे तो तुमको बढ़िया से डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइजेस और कम हो जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली आइकॉनिक की भी प्राइजेस चेक कर लेना, एंड यहाँ पे एक लाइट ऑप्शन भी है, जो टेस्ट सीरीज है वो भी तुम ले सकते हो। ठीक है, बाकी स्पेशल क्लास के फीचर्स तो तुमको पता ही है। स्पेशल क्लासेस जो होती हैं हम लोग की, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पोल्स का यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, रेज हैंड फीचर जिसमें तुम एजुकेटर से बात कर सकते हो, तुम्हारी कोई क्लास मिस नहीं होती, क्योंकि नोटिफिकेशन तुमको एकदम टाइम से मिलते हैं। बाकी लेक्चर नोट्स तुम लोग क्लास में के एंड में डाउनलोड कर सकते हो स्पेशल क्लास के अंदर, बहुत ही बढ़िया क्लासेस रहती हैं, और उसको तुम कभी भी कहीं से भी देख सकते हो कम डेटा में। ठीक है, और बाकी लक्ष्य बैच है, जो कि तुमको पता ही है 27 अप्रैल से शुरू हुआ है, लक्ष्य बैच और प्रगति बैच, जिसके अंदर तुमको पता है हाईवे क्षितिज सर पढ़ा रहे हैं शाम को 7 बजे, और विवेक सर जो स्टील पढ़ा रहे हैं 9:15 बजे रात में, तो इसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ भी तुम लोग कोड CSN यूज़ कर सकते हो बैच को ज्वाइन करने के लिए बढ़िया तरीके से, और इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके तुम लोग अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये सारे एजुकेटर से तुम देख सकते हो जो तुमको प्लस के अंदर पढ़ा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस की, तो तुम देख सकते हो कि टॉप एजुकेटर्स और रेज हैंड फीचर, स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सब तुमको प्लस और आइकॉनिक दोनों मिलता है। बट आइकॉनिक में एडिशनल जो फीचर्स तुम यहाँ देख सकते हो वो क्या है, फिजिकल नोट्स, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्रोग्राम, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग और ऑडियो इंटरेक्शंस एजुकेटर के साथ, ये सब तुमको एक्स्ट्रा मिलते हैं किसके अंदर, आइकॉनिक के अंदर। ठीक है, तो ये फीचर्स डिफरेंट है जो तुम देख सकते हो। तो इन शॉर्ट मतलब तुम्हारे सिली डाउट्स की भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, और बाकी तुम समझ सकते हो कि आइकॉनिक जो है वो एक ऑफलाइन के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि तुमको स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है। मेनली क्या होता है, डाउट्स अगर हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं तो बढ़िया है ना, डाउट्स क्लियर करने में अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने में भी मेनली वही है। बाकी ऑनलाइन नोट्स भी तैयार हो गए हैं, जो कि प्लस और आइकॉनिक बच्चों के लिए
अवेलेबल हैं, वो लोग कभी भी कहीं से भी इसको देख सकते हैं क्विक रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। मान लो तुम तैयारी करो, मैं कुछ ऑनलाइन नोट्स अगर रेफर करना है तो उन लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो कि एससी 2021 का रिजल्ट जब आया तो सिविल के सारे टॉप रैंकर्स तुम यहाँ देख सकते हो, फ्रॉम रैंक 1 टू, लेकिन टॉप 35 बच्चों के जितने मतलब यहाँ पे पेज में आ सकते थे सारी रैंक दिखाई गई, ताकि तुम लोग भी देखो बढ़िया से पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इन्होंने रैंक यहाँ पे हासिल करी है जिन्होंने ईएससी क्रैक किया। बाकी ऐसे तुम गेट के भी रैंकर्स देख सकते हो, ये सारे गेट के रैंकर्स हैं, ज़बरदस्त तरीके से रैंक लेके आए हैं यहाँ पे, अनअकैडमी से इन्होंने पढ़ाई की थी। और ये बहुत सारे रैंकर्स हैं गेट में सिविल के, ठीक है। टॉप 10 रैंकर्स देख सकते हो। बाकी ये भी देख सकते हो जो सिविल में स्पेशली बच्चे लेके आए रैंक, तो काफ़ी बच्चे इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और बाकी तुम अनअकैडमी की ऐप पे डाउनलोड करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। तुम लोग अपने डाउट्स को क्लिक कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो और बढ़िया से सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और तुम अपने 3 डाउट्स एट अ टाइम पूछ सकते हो। सिंगल डाउट तुम लोग पहले अपलोड करोगे, बाकी 2 एडिशनल वो वेटिंग में रहेंगे। पहला आंसर आ जाएगा, ऐसे ही फिर तुम्हारे दूसरे तीसरे आंसर भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये सारे कुछ फीचर्स हैं ऐप के जो तुम लोग बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हो। चलो हम लोग शुरू करेंगे यार, क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चरल पोर्शन जो है उनके क्वेश्चंस अभी आज हम लोग देखना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो रिक्वेस्ट थी कि स्ट्रक्चरल पोर्शन में सर ज़्यादा प्रैक्टिस करा दीजिए, तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अब, ठीक है। चलो सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से, और अपने फ्रेंड में शेयर कर देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि तुम लोग को कुछ अच्छा लगे तो तुम लोग अपनी कॉपी वगैरह में लिख सकते हो, और बाकी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। एक लाइव सेशन की तरह हम लोग इसको लेके चल रहे हैं और एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है क्या करेंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर लिखेंगे। चलिए सर देखिए करके शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पे जो आ रहा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, पहला सवाल अगर हम यहाँ पे देखें सर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज, है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, सबको पता है। सॉल्व करो जल्दी जल्दी, बताओ कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग, ठीक है, कि क्या रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। इन्होंने यहाँ पे ई और जी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो सबको पता है ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू होता है। ऐसे हमारे इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में 4 रिलेशन होते हैं एग्जैक्टली, वो हमको याद रहने चाहिए, उससे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे इस रिलेशन का यूज़ करें तो हम लोग यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे अपने पॉइजन रेशियो को निकाल लेंगे। तो हमको ई, जी और म्यू तीनों का रिलेशन यहाँ पे यूज़ करना रहेगा बस, और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं सर। देखिए इन्होंने बोला है, हमको पता रिलेशन क्या है सर, ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इलास्टिक मॉडुलस, आपका जो क्वेश्चन गिवन क्या है कि ई जो है वो 2 टाइम्स जी है, ठीक है, ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिक मॉडुलस इसका ट्वाइस है, तो ये हम यूज कर लिया। अब हम ई की जगह यहाँ पे 2g पुट कर देंगे, ई की जगह यहाँ पे हम 2g पुट कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 इज इक्वल टू 1 + म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अगर हम इस रिलेशन का यूज करते हैं तो हमारी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। काफी बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर डी है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ओवर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन क्या। अब ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, ये जरा थोड़ा सा हिंदी बताइए सर, उसके बाद हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कोई हमारा मटेरियल है, उसकी मान लो कोई बार या रॉड वगैरह है, और उसको हम लोग पुल कर रहे हैं, या मान लो कंप्रेस भी कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो सर उसको बाल को खींचने लगे, टेंशन फोर्स दें, या हम कंप्रेशन फोर्स दें। चलो टेंशन की एग्जांपल लेते हैं। तो हमने मान लो एक बार ली, उसको हम खींचते जा रहे हैं, और उसमें जो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ जो आ रहा है, उसमें चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ जो आ रहा है चेंज, वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं स्ट्रेन के। होता क्या है कि इनिशियल फेज में जो हमारा स्ट्रेन रहता है, जब स्ट्रेन लगाते हैं तो वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हमारा स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेन पहले आता है, बाद में स्ट्रेस आता है, फंडामेंटल हमारा स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो हम जब बॉडी को खींचना शुरू करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब तक वो प्रोपोर्शनल रहता है, जब तक हम उसको खींचते जा रहे हैं और हमको अप टू अ पॉइंट हमको दिखता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, तो उस पॉइंट तक को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद जब हम बॉडी को खींचना शुरू करते हैं तो होता क्या है, उनका प्रोपोर्शनल वेरिएशन बिगड़ जाता है। मतलब अब स्ट्रेस वेरी तो करेगा, लेकिन स्ट्रेन के प्रोपोर्शनैलिटी वेरी नहीं करेगा। स्ट्रेन
अलग चेंज होगा और स्ट्रेस बहुत तेजी से या तो बहुत धीमे से चेंज होगा, है ना। चेंजेस वहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट हमारा स्ट्रेस जो रहता है सर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन बियॉन्ड दिस हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है सर, उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो अब अगर किसी मटेरियल की हम बात करते हैं तो किसी मटेरियल में, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहेंगे, ये बात डिपेंड करती है मटेरियल की किस प्रॉपर्टी पे। मटेरियल की किस प्रॉपर्टी पे ये बात डिपेंड करती है कि हमारा जो मटेरियल है वो इस पॉइंट तक प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो क्या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लोडिंग के टाइप पे डिपेंड करता है, या मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करता है, या सारे फीचर्स पे डिपेंड करता है? कमेंट करके बता सकते हैं सब लोग। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखिए सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है सर, आप बार कोई भी ले लीजिए सर, कोई भी बार है, सबका एरिया अलग अलग होता है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो पहला तो हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ लोडिंग सर, टेंशन और कंप्रेशन, उससे फर्क थोड़ा पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। और टाइप ऑफ लोडिंग में भी देखो अलग अलग टाइप की लोडिंग होती है, यूडीएल है, पॉइंट लोड है, ठीक है, एक्सियल फोर्स है, तो उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन मेनली प्रोपोर्शनैलिटी हमारा फर्क पड़ रहा है कि मटेरियल कैसा है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है अंडर सेम लोडिंग, अंडर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, अंडर सब कुछ सेम। लेकिन अगर मटेरियल चेंज होगा तो वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तुरंत अलग हो जाएगी। जैसे माइल्ड स्टील का लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अलग है, ठीक है, आपके हर एक मटेरियल का, एल्यूमिनियम का अलग होगा, ठीक है, आयरन का अलग होगा, सबका अलग अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इवन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, इवन मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, चाहे प्रोपोर्शनैलिटी ले लो, चाहे तुम उसका यील्ड पॉइंट ले लो, अपर यील्ड पॉइंट लो, लोअर यील्ड पॉइंट लो, या उसका तुम अल्टीमेट स्ट्रेंथ लो, यील्ड स्ट्रेंथ लो, कुछ भी लो, हर चीज़ डिपेंड करता है कि मटेरियल का टाइप कैसा है, मटेरियल कौन सा है ना। अलग मटेरियल तो सारी बिहेवियर एकदम अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, सेकंड का आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। अगला बोल रहा है फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। ये बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। तुमको अगर वैसे पता हो तो जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, देखो एक टेबल है छोटी सी, अगर तुम वो याद कर लोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी टेबल है। वैसे तुम इसका आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तुम इसका आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इधर हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सर। तो दो तीन टाइप के मटेरियल की हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे। एक तो तुम्हारा हो गया भाई जो यहाँ पे दिया हुआ है आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक लिख सकते हैं, या आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस। ठीक है, आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस। बाकी यहाँ पे हो सकता है ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक एग्जांपल होता है हमारी वुड, जो टिम्बर होती है वो हमारी ऑर्थोट्रॉपिक होती है। मतलब हम सबका समझा दे रहे हैं तुमको, चिंता की कोई बात नहीं है। और लास्ट में हो जाएगा एनाइसोट्रॉपिक। तो ये सारा का सारा हम लोग को याद करना है बढ़िया से, है ना। ये सभी हम लोग को याद करना है। फिलहाल तुम इसका आंसर वैसे सही दे रहे हो, सभी बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, पहले तो समझो आइसोट्रॉपिक मतलब। आइसोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर तुम किसी एक पॉइंट पे हो और तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। ई जी, देखो तुमको पता है इलास्टिक कांस्टेंट चार होते हैं हमारे, एक होता है ई, जी और म्यू और के। इलास्टिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो और बल्क मॉडुलस, ये हमारे चार इलास्टिक कांस्टेंट अपने होते हैं, ठीक है। आइसोट्रॉपिक आपने बताया सर, किसी पॉइंट में अगर आप एक पॉइंट पे हो और किसी भी डायरेक्शन में जाएं तो आपकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। और होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे होता है कि आप पूरे मटेरियल में किसी पॉइंट पे हो, पूरे मटेरियल में किसी पॉइंट पे हो, लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन में बढ़ें तो आपको ई की वैल्यू या जी की वैल्यू या किसी भी इलास्टिक कांस्टेंट वैल्यू सेम देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मटेरियल है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे आप अगर इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं तो आपको इधर इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू या जी की वैल्यू सेम देखने को मिलेगी। इसे बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे इन अ गिवन डायरेक्शन प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होना। जनरली ऐसा होता नहीं क्योंकि मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, है ना। तो अगर हमारा मटेरियल होमोजीनियस भी है, मतलब हर पॉइंट पे एक डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम है, और आइसोट्रॉपिक भी है, मतलब किसी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम है,
तो इसका मतलब मटेरियल आपका पूरी तरीके से होमोजीनियस है ना, हर पॉइंट पे वो आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस हो जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे होते हैं सिर्फ 2, सिर्फ होते हैं कितने, 2, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। ये देखो ESE 2000 में पूछा गया है। उसके बाद ऑर्थोट्रॉपिक, यार वुड जो होता है ना, वुड 3 डायमेंशंस में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों ही डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तीनों डायरेक्शन प्रॉपर्टीज की अलग अलग होती है, तभी उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑर्थोट्रॉपिक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर तुम इस डायरेक्शन उड़ोगे तो मान लो इलास्टिक मॉडुलस E1 है, दूसरी डायरेक्शन उड़ोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मान लो इलास्टिक मॉडुलस E2 है, और तीसरी डायरेक्शन में उड़ोगे तो इलास्टिक मॉडुलस E3 है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ही पॉइंट में इधर बढ़े तो इलास्टिक मॉडुलस E1, इधर बढ़े तो इलास्टिक मॉडुलस E2, और कहीं और बढ़े तो इलास्टिक मॉडुलस E3। तो एक ही पॉइंट में जब आप अलग अलग डायरेक्शन में बढ़े सर यहाँ पे, तो आपको इलास्टिक मॉडुलस, या आप कह सकते हैं जी की वैल्यू, या आप कह सकते हैं म्यू की वैल्यू, या कह सकते हैं के की वैल्यू, सब जो है अलग अलग देखने को मिली, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रॉपिक। ठीक है, देखिए अगर हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अलग अलग है तो एनआइसोट्रॉपिक, लेकिन हाँ 3 डायरेक्शन में अगर अलग अलग है, एक्स वाई जेड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग है, तो उसको हम ऑर्थोट्रॉपिक बोलते हैं। वुड में ऐसा होता है। तो वुड केस में हमारा जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं 9। और एनआइसोट्रॉपिक, जिसमें आप एनआइसोट्रॉपिक क्या है, किसी पॉइंट पे आप सब हैं और किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग आए, तब यहाँ पे टोटल आपके हो जाते हैं 21। ठीक है, एमटेक का टॉपिक वैसे ये, अगर कहो तो डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुम इतने जानो। तो मैं एक चीज़ समझो, मटेरियल अगर आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस है तो उसमें टोटल कांस्टेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे हम टोटल भी लिख देते हैं बगल में। ठीक है, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर हम यहाँ पे टोटल कांस्टेंट्स की बात करें तो सर आप समझिए आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस मटेरियल है तो उसमें टोटल कांस्टेंट्स ई जी म्यू के 4 होंगे, है ना सर। उसमें टोटल कांस्टेंट्स ई जी और म्यू के 4 होंगे टोटल, है ना। आप अगर देखें तो यहाँ 4, लेकिन आपने 2 क्यों लिख दिया, 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये चारों आपस में रिलेटेड हैं, ये चारों आपस में रिलेटेड हैं। और अगर आपको सिर्फ 2 पता हो तो बाकी 2 ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। टोटल ई जी म्यू के 4 कांस्टेंट हैं, लेकिन आपके अगर सिर्फ आपको 2 पता हो, सिर्फ 2 पता हो, तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस, विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो 4 है टोटल, लेकिन इंडिपेंडेंट 2 हैं, सिर्फ 2 की जरूरत है, बचे 2 ऑटोमेटिक आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तुम खुद सोचो, ई जी म्यू के 4 हैं। अब देखो तीनों डायरेक्शन में, भाई ऑर्थोट्रॉपिक ऐसा है कि तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो ई की वैल्यू भी 3 होंगी, E1 E2 E3, जी की 3 वैल्यू होंगी, E1 E2 E3, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो हमारे यहाँ पे टोटल 12 वैल्यूज हो जाएंगी, टोटल 12 वैल्यूज हो जाएंगी। लेकिन हाँ, उन 12 में से सर आप समझिए 9 तो आपको चाहिए, बची हुई 3 आप इक्वेशंस का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आइसोट्रॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आइसोट्रॉपिक में पूरा 36, ठीक है, टोटल कांस्टेंट हमारे 36 हो जाएंगे। ठीक है, जो टोटल कांस्टेंट 36 आते हैं, वो स्ट्रेस टेंसर आती है, उससे समझ में आएगा तुमको। अभी फिलहाल इसको याद कर सकते हो। वैसे इंडिपेंडेंट 21 चाहिए होते हैं, बाकी जो है ऑटोमेटिक रिलेशन से निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तुम टेबल चाहो तो बड़े से याद कर सकते हो। फिलहाल इन्होंने बहुत ही आसान सवाल पूछा था, सबसे पहला और सबसे बेसिक, कि आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल में हमारे टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, 2। टोटल पूछे तो 4, फिलहाल यहाँ पे टोटल पूछा नहीं गया है। ठीक है, चलिए सर ये टेबल याद कर लेंगे, स्टार बना देते हैं इसको, इसके साथ हम लोग चैंपियन बन जाएंगे एकदम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेंगे, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है स्लाइड के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन तुमको बताना है। इसमें एक प्रिज्मेटिक बार दी गई है जिसका वॉल्यूम V है, एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका वॉल्यूम क्या है, V है ना। और उसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। उसमें टेंसाइल फोर्स लगाया गया है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। पॉइजन रेशियो जो है उसका म्यू दिया गया है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है E दिया गया है। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बार बिकम्स क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टफ तो नहीं है कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सर आपका एक वॉल्यूम, एक हम लोग पहले प्रिज्मेटिक बार लेते हैं। ठीक है, ओके सर, ये प्रिज्मेटिक बार सर हमारा हो गया है, प्रिज्मेटिक बार। और सर इसमें हमने एक डायरेक्शन टेंशन लगाया है ना, एक डायरेक्शन टेंशन लगाया, बल्कि तुम इसकी डायमेंशन ही मान लो। यहाँ पे तुम इसकी लेंथ ब्रेथ, ये लेंथ मान लो, है ना, इधर B मान लो, और ये इसकी हाइट को H मान लो। ठीक है, LBH।
अब इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई लगा दिया, मतलब इन्होंने जब एक डायरेक्शन में पुल किया है तो हमारा स्ट्रेन आ गया ई का। मतलब अब अगर हम इसको बनाएं, जब हम इसको इधर पुल कर देंगे तो नया बार बन जाएगा, है ना सर। इधर थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, इधर थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, आप ये समझिए, ठीक है। लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी सर, ऑब्वियस सी बात है। कितनी हो जाएगी सर, कितनी? कितनी हो जाएगी लेंथ? ठीक है, इस तरह से मान लो, चलो ठीक है, बहुत सही है, इतना बन गया, बहुत है। तो सर देखिए अब क्या है, अब लेंथ इसकी, अब क्योंकि स्ट्रेन आपका ई है तो अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी सर वो हो जाएगी एल प्लस ई एल। ये तुमको समझ में आना चाहिए, ये हो जाएगी सर एल प्लस ई टाइम्स एल। ये तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया? ऐसा भाई इसलिए हो गया क्योंकि स्ट्रेन ई टाइम्स है। अब देखो तुमको ये तो पता है स्ट्रेन क्या होता है, हमको ये पता है सर, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हमसे कोई पूछे चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल, तो हम बोलेंगे ई टाइम्स ओरिजिनल लेंथ। तो अगर पहले लेंथ एल थी और हमने इधर खींच दिया है तो अब इसकी फाइनल लेंथ बन जाएगी ई एल एक्स्ट्रा और पहले ओरिजिनल लेंथ एल, तो एल प्लस ई एल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन में खींची है, लेकिन दूसरी और तीसरी डायरेक्शन में, मतलब जिस तरह आपकी विड्थ और हाइट है उस डायरेक्शन में आपकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, विड्थ और हाइट कम हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि पॉइजन रेशियो का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। अगर इधर मटेरियल खींच रहा है तो साइड से इमेजिन करो वो क्या होगा, कम होगा, साइड से वो कम होगा। अच्छा कितना कम होगा? म्यू टाइम्स। कितना कम होगा सर? म्यू टाइम्स कम होगा, ठीक है। जो भी स्ट्रेन यहाँ आने वाला है उसका उस तरफ म्यू टाइम्स रहेगा। देखो ये बहुत सिंपल बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बी के साइड की, तुमको पता है कि बी की तरफ जो स्ट्रेन होगा देखो ऐसे होता है, म्यू। म्यू हमारा क्या होता है? म्यू हमारा होता है सर नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन, नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई है तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा सर? लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा म्यू टाइम्स ई। ये ई माना है ना भाई क्वेश्चन में, ये हमारा ई दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर सर इधर स्ट्रेन ई आया है तो उस तरफ माइनस म्यू ई आएगा। कितना आएगा सर? माइनस म्यू टाइम्स ई। माइनस इधर जाएगा, म्यू ई जाएगा और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब बी की डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेन है सर वो आपका क्या है? माइनस म्यू टाइम्स ई। माइनस म्यू टाइम्स ई इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी। तो विड्थ में चेंज जो आ गई वो आ गई माइनस म्यू ई बी। विड्थ में जो चेंज आ गई वो आ गई माइनस म्यू ई बी, ठीक है। ये बात हमको समझ में आएगी क्योंकि म्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। और सीधी सी बात है, अगर इधर आपका इतना स्ट्रेन देखने को मिल रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। दूसरे डायरेक्शन में आपको म्यू टाइम्स देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हमारी जो विड्थ है, जो विड्थ है वो हो जाएगी सर अब कितनी? बी माइनस म्यू ई बी। एंड सिमिलरली हाइट जो हमारी है वो हो जाएगी अब एच माइनस म्यू ई एच। मतलब आपकी विड्थ और हाइट कम हो जाएगी लेकिन लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एलोंगेशन मिल रहा है किस डायरेक्शन में? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एलोंगेशन देखने को मिल रहा है। तो इनिशियल अगर हम वॉल्यूम की बात करें सर तो इनिशियल वॉल्यूम आपकी एल इंटू बी इंटू एच है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम में सर आपकी देखिए लेंथ बढ़ गई जिसको हम एल प्लस ई एल लिखेंगे। विड्थ आपकी घट गई जिसको हम बी माइनस म्यू ई बी लिखेंगे। और हाइट आपकी कितनी हो गई? एच माइनस म्यू ई एच हो गई। अगर इसमें तुम एल कॉमन लो, इसमें बी कॉमन लो, इसमें एच कॉमन लो, तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम, इसको इनिशियल लिख देते हैं, इसको फाइनल लिख देते हैं। इसमें एल कॉमन लेंगे, दूसरे में बी, तीसरे में एच, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस ई, यहाँ वन प्लस ई बचा। यहाँ पे क्या बचा बेटा? वन माइनस म्यू ई। और यहाँ भी क्या बचा? वन माइनस म्यू ई। तो फाइनल वॉल्यूम जो हमारा हो जाएगा, इन्होंने फाइनल वॉल्यूम ही पूछी है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बार पूछी है इन्होंने, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम वी। भाई ये इनिशियल वॉल्यूम वी है ना? हाँ सर। वन प्लस ई और ये वन माइनस म्यू के दो टर्म्स है, वन माइनस म्यू ई के दो टर्म्स है, तो वन माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल हमारा ऑप्शन देखो किससे मैच हो रहा है, ये देखो इधर, और ये हमारा सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। वन प्लस ई वन माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर इंटू वी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, टफ नहीं है इतना, ठीक है। तो बेसिक हमने यहाँ पे सिंपली क्या, स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, बस आंसर आ गया अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है सर, इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। अगर हम लोग यहाँ पे स्टील और कॉपर की बार को गर्म कर रहे हैं तो कॉपर बार में क्या आएगा, टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा, शेयर आएगा, टॉर्जन आएगा, ये पूछा गया। ये देखो सिविल सर्विस में 93 में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हम लोग को, लेकिन इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि अल्फा ज़्यादा किसका होता है ना, ये समझना पड़ेगा। तुमको अगर शायद पता हो, ऐसे तुम याद कर सकते हो, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील। एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, मतलब अगर हम इन चारों मटेरियल को सेम टेम्परेचर से हीट करें, लेटेस्ट से 10-10 डिग्री सबको हम हीट करते हैं, मान लेते हैं अगर हम एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील सबको सेम टेम्परेचर से हीट करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कौन करेगा, सबसे ज़्यादा चेंज इन लेंथ जो देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम में, और सबसे कम किस में, स्टील में। अभी फिलहाल यहाँ पे जो कंपेरिजन चल रहा है वो चल रहा है कॉपर और स्टील के बीच में, ठीक है। अब मान लो कॉपर और स्टील की कंपोजिट बार है, कॉपर और स्टील मान लो कंपोजिट बार है, लेटेस्ट से सर आपका ये मटेरियल हमने लिया, ठीक है, ये मटेरियल हम लोग लेते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, मान लो ऊपर हमारी कॉपर की बार है और ये मान लो हमारी स्टील की बार है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी स्टील की बार है। अब सिस्टम अगर हम यहाँ देखते हैं सर, इनको अगर हम सेम टेम्परेचर एक्सपेंड करते हैं तो देखिए सर, क्योंकि ये कंपोजिट है तो वैसे फैलेंगी तो दोनों, लेकिन स्टील आपकी कम फैलेगी, कॉपर आपकी ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो कॉपर को सर एक्चुअल में वैसे यहाँ तक जाने का मन था, यहाँ तक उसको जाने का मन था, और स्टील को सर थोड़ा कम जाने का मन था, लेकिन दोनों ही एक्सपेंड हुई हैं, ये यहाँ तक, वो वहाँ तक, ठीक है, होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कंपोजिट बार है, तो ये लोग पहुँच पाएंगे फाइनल बीच की पोजीशन तक, किसी एक बीच की पोजीशन तक पहुँच जाएंगे, ये लोग फाइनल किसी बीच की पोजीशन तक पहुँच जाएंगे। लेटेस्ट से वो लोग यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, लेटेस्ट से वो लोग फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गए। अच्छा, जो फाइनल पोजीशन आएगी वो ऑब्वियसली जहाँ तक कॉपर पहुँचना जाता था, जहाँ तक स्टील पहुँचना जाता था, उनके कहीं बीच में ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब तुम देखो, कॉपर पहुँचना वहाँ चाहती थी लेकिन है यहीं पे, कॉपर पहुँचना वहाँ चाहती थी लेकिन यहीं पे है, तो इसका मतलब कॉपर को दबाया गया है, इसका मतलब कॉपर जो है सर यहाँ पे कंप्रेशन में है, कॉपर सर यहाँ पे कंप्रेशन में है। और स्टील क्योंकि यहाँ पहुँचना चाहती थी लेकिन पहुँची यहाँ तक है, क्योंकि वो दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, पहुँचना यहाँ चाहती है लेकिन पहुँची यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कह देंगे सर स्टील को खींच के यहाँ लाया गया है, अपनी जगह से खींच के यहाँ लाया गया है, तो सर स्टील आपकी टेंशन में है, ठीक है, ये समझ लो। तुमको मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है सर, कॉपर यहाँ तक पहुँचना चाहती थी लेकिन उसको लाया गया वहाँ पे, तो उसको दबा के वहाँ लाया गया तो कंप्रेशन में, और क्योंकि स्टील यहाँ पे आना चाहती थी टेम्परेचर एक्सपेंड हो गया, लेकिन उसको लाया गया यहाँ तक, एक मिड पोजीशन तक एक्सपेंड किया गया, उसे खींचा गया है, तो उसको उसमें टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने पूछा कॉपर वार विल बी अंडर व्हाट, तो कॉपर वार विल बी अंडर कंप्रेशन लेकिन स्टील विल बी अंडर टेंशन। काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर हमारी जो कॉपर बार है वो अंडर कंप्रेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सबको, ये याद भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर का सिस्टम सारा समझ में आ गया सर बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू व्हाट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा यहाँ पे, आसान है ये भी, कमेंट करते चलेंगे। चलो कमेंट करते रहो सब लोग। हाँ, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड जो हमारी होती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड जो होती है वो होती है ओवरऑल लेंथ माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड मतलब सी ऑप्शन सही बता रहे हो तुम लोग, है ना, सी ऑप्शन सभी लोग सही बता रहे हैं बिल्कुल। ऐसा होता है इससे क्योंकि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं यार, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, मान लो वेल्डिंग करना शुरू किया, तो जब वेल्डिंग करना शुरू करते हैं तो होता क्या, स्टार्टिंग में और एकदम एंडिंग में जब वेल्ड को उठाते हैं, ऐसे वेल्डिंग कर मान लो तो रखा और जब उठाया वापस में स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में अच्छे से वेल्ड नहीं जम पाता है। स्टार्टिंग में और एंडिंग में वेल्ड हमारा यहाँ देखिए सर थोड़ी जगह यहाँ रह गई है और थोड़ी जगह जब उसको उठा रहे तब वेल्ड यहाँ पे प्रॉपर्ली आपका एडजस्ट नहीं हो पाया, तो एक एस इधर से एक एस इधर से, तो ओवरऑल लेंथ में से 2s यहाँ माइनस कर देंगे तो हमको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ है जिसमें हमारा
जो वेल्ड है उसको एक प्रॉपर थिकनेस मिली हुई है, प्रॉपर थ्रोट थिकनेस मिली हुई है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा वीक नहीं होगा। यही अगर हम बात करते हैं कोनों की, कॉर्नर्स की, तो वहाँ पे आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी क्योंकि वेल्ड वहाँ पे प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ जिसमें आपका वेल्ड प्रॉपरली डिपॉजिट हुआ है, तो वो आपका टोटल में से 2s माइनस कर देंगे, एस इधर से एस इधर से, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। मिक्स क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चरल पोर्शन के, जिसमें हमारा स्टील, आरसीसी, सोम, स्ट्रक्चर, इन सब के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, यहाँ पे एक फ्लैट है जिसपे 690 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है कनेक्टिंग टू अ गसेट प्लेट यूजिंग रिवेट्स, रिवेट्स का यूज किया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे रिवेट्स का यूज किया गया है और पुल रिक्वायर्स, अच्छा यहाँ पे लिखा है पुल रिक्वायर्ड टू शियर द रिवेट टू क्रश द रिवेट एंड टियर द प्लेट पर पिच लेंथ आर इतनी इतनी। तो मतलब सर शियर में जो स्ट्रेंथ दी गई है वो दी गई है 68.5 रिवेट की। क्रशिंग मतलब बियरिंग में हमारी जो दी गई है वो कितनी दी गई है 46 किलोन्यूटन। और टियरिंग स्ट्रेंथ जो दी गई है पर प्लेट है ना, टियरिंग स्ट्रेंथ प्लेट की पर पिच वो हमको दी गई है 69 किलोन्यूटन, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे दिया गया है, शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग, इतना इतना दिया गया है। फ्लैट का जो पुल है, फ्लैट का जो पुल दिया गया है, तो सर आप मान के चलिए गसेट प्लेट है आपकी बढ़िया सी, एक बढ़िया गसेट प्लेट है और यहाँ पे फिर आपका गसेट प्लेट है और बढ़िया यहाँ पे आपकी ये फ्लैट है। इस फ्लैट में सर 690 का पुल लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी रिवेट्स आपको लगानी पड़ेंगी ये पूछा गया है, नंबर ऑफ रिवेट्स आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑब्वियसली इन सब में जो सबसे कम होगा वही रिवेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी, वही रिवेट वैल्यू हो जाएगी। रिवेट वैल्यू इज नथिंग बट, रिवेट वैल्यू ना बोल के हम इसमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोलना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। इन सब में सबसे जो मिनिमम होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेंथ लेते हैं तो वो इनमें मिनिमम हो जाएगी तीनों में, तो इनमें सबसे मिनिमम क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ PS, PB और PT। तो इनमें सबसे कम कौन है सर, ऑब्वियसली में सबसे कम हमको 46 दिख रहा है, तो हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को 46 मानेंगे, क्योंकि जब 46 में फेल कर रहा है सर तो बाकी किसी में फेल कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ को 46 किलोमीटर लेके चलेंगे। ओके सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिजाइन स्ट्रेंथ एक्चुअली वो डिजाइन स्ट्रेंथ पर रिवेट है ना, पर रिवेट। जब एक रिवेट कितनी स्ट्रेंथ है तो टोटल कितने रिवेट चाहिए होंगे। अब फोर्स हमारा कितना है 690, उसको हम डिवाइड कर देंगे 46 किलोमीटर स्ट्रेंथ है पर रिवेट, एक रिवेट की, तो टोटल रिवेट्स हमारे कितने लगेंगे। कमेंट बॉक्स में तुम लोग बता रहे हो आंसर, हमको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर बता रहे हो तुम लोग। डिवाइड अगर हम इसको करें तो हमारा हो जाएगा 690 डिवाइड बाय 46, इट इज कमिंग आउट एग्जैक्ट, ये आ रहा है 15 आ रहा है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। 15 रिवेट्स की जरूरत हमको कम से कम चाहिए, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, समझ गए होगे, आसान है, स्टील का एक क्वेश्चन है बेसिक। अगला क्वेश्चन सर हमारा यहाँ पे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताओ भाई, अगर रिवेट वैल्यू 16.8 है, रिवेट वैल्यू 16.8 एंड फोर्स इन मेंबर is 16.3, then the number of rivets required for the connection of member to a gusset plate। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है यार, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी बात हुई थी हम लोग की, फिर से वही कर देंगे। फिर से क्या कर देंगे सर, अगर हमको नंबर ऑफ रिवेट्स निकालनी है तो फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर रिवेट, स्ट्रेंथ पर रिवेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ पर रिवेट कर देंगे, तो फोर्स हमारा सर कितना है यहाँ पे, फोर्स हमारा 16 अच्छा ये है 16.3 और स्ट्रेंथ पर रिवेट हमारी कितनी दी गई है
रिवेट वैल्यू 16.8 दी गई है, रिवेट वैल्यू 16.8 दी गई है, तो इसको डिवाइड करते हैं समवेयर लेस देन 0.1 से थोड़ा नीचे आएगा, ये 0.9 के आसपास आएगा समथिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 ले लेंगे भाई, एक से कम रिवेट क्या देंगे, तो हमारा यहाँ पे कम से कम रिवेट्स की जो संख्या है वो 1 लेके देंगे, ठीक है। 1 हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम जो रिवेट्स, ठीक है। वैसे थोड़ा सा अगर सिमेट्री प्रोवाइड करनी है तो तुम लोग 2 रिवेट भी दे सकते हो, 2 में कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कोई बहुत अनइकोनॉमिकल नहीं हो जाएगा 1 रिवेट देने एक्स्ट्रा में। तो हम लोग यहाँ पे एक मिनिमम तो 1 देना ही है, और थोड़ा सिमेट्री अगर चाहते हो तो 2 भी दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा सेव रहने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 1 ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे जरा, इसका आंसर बताएंगे बढ़िया से। इसका आंसर बताएंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हमको दिख रहा है बढ़िया से, इसमें 4 रिवेट लगे हुए हैं। ये हमारा इन प्लेन कनेक्शन है। इन प्लेन का मतलब हमारा जो ये रिवेट का सिस्टम है, ये जो लोड लग रहा है, यहाँ तुम सिस्टम देख रहे हो, ये जो लोड लग रहा है ये पूरा जिस प्लेन में हमारा रिवेट सिस्टम है, जिस प्लेन में रिवेट सिस्टम है उसी प्लेन में लोड हमारा यहाँ पे लग रहा है, उसी प्लेन में लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। क्लियर है सर। तो इन द रिवेटेड कनेक्शन शोन इन फिगर 10.2 विच ऑफ द रिवेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पे ABCD में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस किसके ऊपर। सर एक बात तो देखिए सिंपल है, एक बात यहाँ पे सिंपल है कि ये जो आपके 4 रिवेट्स हैं, ये जो आपके 4 रिवेट्स हैं सर, 1 2 3 4, अगर इस फोर्स को सेंटर में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक फोर्स ये और एक आपका टॉर्जनल फोर्स P इंटू ई लग रहा होगा। P फोर्स तो आपका ट्रांसफर होगा और P इंटू ई टॉर्जनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो इन 4 रिवेट को स्ट्रेस देगा। सभी शेयर स्ट्रेस दे रहे हैं। जो ये हमारा P फोर्स है वो इक्वली इन चारों में डिवाइड हो जाएगा P/4 के रेट से, है ना, वो इन चारों में ही P/4 करके चारों में डिवाइड हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे P फोर्स लग रहा है वो चारों रिवेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। और अगर हम टॉर्जन की बात करें तो देखो, जब टॉर्जन बात करेंगे इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ टॉर्जन लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सर ये ऑब्वियसली आपका देखिए 90 डिग्री में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे घूम रहे हैं तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से 90 डिग्री। देखो जो हमारा सेंटर से जब इसको जोड़ेंगे तो जो लाइन आती है सेंटर से रिवेट को जोड़ने वाली लाइन, उसके 90 डिग्री में हमारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस लगता है। तो हमारे यहाँ पे हर एक रिवेट में 2-2 क्या देख सकते हैं हम लोग, 2-2 हम लोग स्ट्रेस दे सकते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक हमारा होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो डायरेक्टली चारों में इक्वली डिवाइड हो गया है वर्टिकल शियर स्ट्रेस के फॉर्म में। शियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रिवेट हमारा यहाँ पे होगा, जो रिवेट हमारा यहाँ पे होगा वो ऐसे कट हो जाएगा। जो भी रिवेट तुम देख रहे हो यहाँ पे इसे अंदर ये जा रहा है, ये रिवेट यहाँ पे अंदर जा रहा है इस तरह से, ये ऐसे कट हो जाएगा, कट होगा, तो इसलिए इसको हम लोग शेयर बोल रहे हैं डायरेक्ट। बाकी टॉर्जन भी इसको क्या करेगा, टॉर्जन भी इसको क्या करेगा, कट करने की कोशिश करेगा लेकिन अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो दूसरा हमारा टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस हो जाता है। तुमको फॉर्मूला ही पता होगा, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इसमें जो फोर्स जैसे P/4 जा रहा है तो इसका फोर्स है ना ith रिवेट में अपॉन उसका एरिया, और जो हमारा टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस रहता है, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस लिखना चाहिए, यहाँ पे शेयर उड़ा दिया हमने, शेयर उड़ गया, लिख देते हैं वो भी, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। तो उसका फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है PE इंटू ठीक है RI अपॉन समेशन RI का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पूछा गया है कि हमसे कौन से में मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस और सर लाइन ऑफ एक्शन आपका ये है, देखिए इसमें सर आपका ये थीटा इधर है, इसमें आपका थीटा इधर है और ये थीटा है, ये दोनों थीटा सेम है, और आप देख सकते हैं स्ट्रेस नंबर 1 स्ट्रेस नंबर 2 के बीच में एंगल मिनिमम है। यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ज़्यादा है, यहाँ भी एंगल ज़्यादा है, तो इनमें तो ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस अगर आपका होगा तो इन दोनों में होगा, मतलब आपका किस में हो गया B और C में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच का एंगल यहाँ पे कम है। तो फिलहाल इन्होंने पूछा है कि सबसे मैक्सिमम किस में होगा, सबसे मैक्सिमम किस में होगा, नहीं विच ऑफ द रिवेट विल सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस, ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सर क्या हो जाएगा, B और C, B और C होना चाहिए, B और C होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो हम देखो, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई गुप्ता में आंसर गलत दिया है तो फिर उसको हम लोग लेके चलेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पे B एंड C होगा, जो किसी ऑप्शन में है नहीं। तो तुम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफली B ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि B एक ही जगह दिख रहा है। B में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होना ही होना है, कोई इसमें दो राय है नहीं, ठीक है। तो इसके 90 में, फिर इसके 90 में स्ट्रेस लगेगा, तो ये है। फिलहाल हमारा B तो पक्का है सर, B एंड C।
हैव, ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेस, हैव मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस का होल स्क्वायर प्लस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्लस, ये तो गलती हो गई यार, लो गया। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देख लिया था कि सर आपके दो स्ट्रेस जो लग रहे हैं उसके बीच का एंगल मिनिमम होना चाहिए बस। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो आप बता रहे थे कि डायरेक्ट का स्क्वायर प्लस टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ डी एफ टी कॉस थीटा होता है। अब थीटा जितना कम होगा सर, थीटा जितना कम होगा ये रिजल्टेंट आपका उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट आपका एक तरह से थीटा के इन्वर्स में है, थीटा बल्कि कॉस थीटा कर सकते हैं। जितना थीटा कम, जितना थीटा कम, ठीक है, उतना कॉस की वैल्यू ज़्यादा। कॉस का क्वेश्चन रुको, जो रिजल्टेंट है आपका कॉस थीटा प्रोपोर्शनल है लेकिन थीटा के इन्वर्स में है। थीटा सर अगर आपका बढ़ेगा तो कॉस थीटा आपका बल्कि घटेगा, है ना। थीटा सर आपका घटेगा दोनों फोर्स के बीच का जो, मान लो ये तुम्हारा डायरेक्ट था, ये तुम्हारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, ये तुम्हारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है, दोनों के बीच एंगल जितना घटेगा, एंगल जितना कम होगा कॉस थीटा वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और कॉस थीटा बढ़ेगा तो हमारा रिजल्टेंट भी बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, इससे रिलेटेड बी होना चाहिए, बी और सी, बी एंड सी। अभी तुमको समझाया था पूरा कैसे, तो ये हमारा ऑप्शन में है नहीं तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो आगे बताओ, इसका आंसर दो बढ़िया तरीके से। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग से कि एक पॉइंट है उसमें स्ट्रेन्ड बॉडी है, उसमें टू अनइक्वल लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस P1 P2 लग रहे हैं। अनइक्वल एंड अनलाइक दो चीजें दी गई, अनइक्वल एंड अनलाइक, अनइक्वल एंड अनलाइक यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस P1 P2 लग रहे हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा भाई? कुछ नहीं करना, सीधे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, है ना। कुछ नहीं, सीधे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्म लगाओ बस, और कुछ नहीं करना। तो टाउमैक्स अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा हो, टाउमैक्स अगर फॉर्मूले पढ़े हो, तो टाउमैक्स में सर फॉर्मूला मेरा क्या है सर? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स आई का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा हमने, है ना। और प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 सीधे सीधे, है ना। ये दोनों ही हमको रेडियस देता है, ये दोनों ही चीजें हमको मोहर सर्कल की क्या देती हैं? रेडियस देती हैं, मोहर सर्कल की रेडियस, ठीक है। क्योंकि तुमको इतना तो पता ही है कि मोहर सर्कल में सर हम लोग क्या करते हैं, मोहर सर्कल में सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक पॉइंट ये देखो, एक्स एक्सिस हम लोग उसमें क्या रखते हैं? स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस, और वाई एक्स नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई एक्सिस हम लोग रखते हैं शियर स्ट्रेस। इधर रखते हैं सिग्मा, इधर रखते हैं टाउ। अब सर आपने मान लीजिए दो प्लेन है आपके, एक में आपका सर स्ट्रेस जो है 0 माइनस टाउ कॉमा कुछ सिग्मा माइनस सिग्मा कुछ टाउ है, और इसमें आपका माइनस प्लस सिग्मा और कुछ माइनस टाउ है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जब जोड़ के डायमीटर बनाएंगे और यहाँ पे फिर सर्कल को कंप्लीट करेंगे, गंदा बन गया, और जब यहाँ पे सर्कल को आप कंप्लीट करेंगे सर, ये आपकी डायमीटर है ना। इस तरह सर्कल कंप्लीट करेंगे तो जो सर्कल का रेडियस होता है, बहुत गंदा बन रहा है ये, तो सर्कल का जो रेडियस है सर, ठीक है, अब फिर भी कुछ बढ़िया बना, हाँ ये सेंटर मान लो। तो सर्कल का जो रेडियस रहेगा आपका, वो रेडियस क्या रहेगा? ये रहेगा, और ये रेडियस क्या हो जाएगा सर? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स आई का होल स्क्वायर। दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस,
का स्क्वायर है ना, तो ये टाउ मैक्स हो जाता है। समझ रहे हो, रेडियस ही हमारा टाउ मैक्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ से हमको रेडियस ही मैक्सिमम मिलेगी वैल्यू। चलो बाकी और सिग्मा 1, और ये हमारा सर क्या है सिग्मा 1, और ये हमारा क्या है सिग्मा 2, सिग्मा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, अब आपका क्वेश्चन है ये P1 दिया है, ये आपका P2 दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, हमारा आंसर सिंपल क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन हमारा आंसर सिंपल क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन 2। लेकिन सर अब क्या है दिक्कत, एक आपका अनइक्वल है, दूसरा आपका अनलाइक है। अनइक्वल मतलब दोनों वैल्यू सेम नहीं, अनलाइक का मतलब क्या है, एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम ऐसे माइनस करते हैं इनको, तो P1 माइनस माइनस P2 हो जाएगा बाई 2, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन 2। हाँ यही भी अगर ये कहता कि हमारे दोनों ही फोर्सेस अनलाइक की नहीं लाइक हैं, मतलब दोनों टेंशन में है, दोनों कंप्रेशन में है, तो फिर P1 माइनस P2 अपॉन 2 होता है। फिलहाल यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन दिस प्लेन ओनली। हाँ एक और बात है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसी प्लेन निकाल रहे हैं, किसी और प्लेन नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, चलो अगला बताओ, इसका बताना आंसर। If a point in a strained material is subjected to equal normal and tangential stress, then the angle of obliquity is। ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है? देखो यार ऐसा है, मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई मान लीजिए सर हमारी बॉडी है, उस बॉडी में सर एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसे आप ड्रॉ करिए। अब मान लो उस पॉइंट में स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इधर सिग्मा एक्स, इधर सिग्मा वाई, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और मान लो यहाँ पे अपना टाउ लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी लग रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपना टाउ लग रहा है। ठीक, अब इस बॉडी में कोई भी एक प्लेन ले लो किसी भी डायरेक्शन में। भाई देखो ये हमारा एक प्लेन है, फिर ऐसे ही दूसरा प्लेन होगा, तो मान लो लेटर से हम लोग यहाँ पे कोई एक प्लेन ले लेते हैं, ये हमने प्लेन लिया इस डायरेक्शन में। अब इस प्लेन की अगर हम बात करें तो तुम देख सकते हो इस प्लेन पे भी हमारा क्या लग रहा होगा, इस प्लेन में सर हमारी दो चीज़ें लग रही होंगी सर। क्या, एक तो सर आपका नॉर्मल लग रहा होगा सिग्मा, और एक आपका लग रहा होगा शेयर। ठीक है, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या है? अब देखो यार इस नॉर्मल और शेयर के बीच में भी रिजल्टेंट होगा, इस नॉर्मल और शेयर के। देखो यार होता क्या है कि किसी एलिमेंट में यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, कोई एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, अलग अलग प्लेन्स पॉसिबल हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेन पॉसिबल है, तो हमारा एक ऐसा प्लेन होगा जिसमें हमारा मान लो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा लग रहा है और जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो मतलब टाउ लग रहा है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, वो रिजल्टेंट वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बीटा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है, इफ अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल देन द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकाल। तो देखिए सर ऐसा है, आपका tan बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है सर, बीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। बीटा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो वो क्या हो जाएगा सर, वर्टिकल से आपको एंगल मेजर करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सर आपका क्या हो जाएगा टाउ, बेस आपका सिग्मा हो जाएगा, तो ये हमारा टाउ अपॉन सिग्मा हो जाएगा, सिंपल सा। अब हम लोग का ये फॉर्मूला बन गया। अब इन्होंने पूछा है कि किसी एक पॉइंट पे इक्वल नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस है, मतलब आपका नॉर्मल और टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस। सर ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस और ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस दोनों बराबर हैं, अगर ये बराबर है बेटा तो हमारे tan बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, ये बराबर 1, और 1 तुमको पता ही है tan 45 1 होता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी π/4 या 45 डिग्री, या 45 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 45 डिग्री यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी तुम समझ सकते हो, इट इज नथिंग बट टाउ अपॉन सिग्मा का रेशियो tan बीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी। कोई एक बॉडी है जिसमें स्ट्रेन पड़ रहे हैं, ठीक है, उसको पुल उल किया गया बहुत अच्छी तरीके से, तो उसमें सर जो हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस है P1 P2 है। ठीक है,
प्रिंसिपल स्ट्रेस तो पता ही है तुमको, ऐसा ऐसा प्लेन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके नॉर्मल लग रहे हो लेकिन शेयर ना लग रहे हो, शेयर स्ट्रेस ना लग रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए मोर सर्कल बना लेते हैं सिंपल सा, है ना। मोर सर्कल सर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, P1 P2 अपना बराबर नहीं है, एक ज़्यादा एक कम है, सिंपल सी बात है। चलो एक ही साइड लेंगे, एक ही साइड लेंगे, पूरा मोर सर्कल हमारा एक ही साइड है। तो एक आपका सर ये P1 दिया गया है और ये आपका P2 दिया गया है, ये सेंटर हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम इधर y पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग टाउ मैक्स बोलेंगे। तो आप सर यहाँ समझ सकते हैं कि जो आपका टाउ मैक्स आएगा वो आएगा P1 माइनस P2 अपॉन 2। फिलहाल उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम देन द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए सर ऐसा है, अलग अलग अगर आप पॉइंट पकड़े सर्कल में तो आपको इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। एक तो एक्स एक्सिस से वैल्यू मिलेगी, एक्स एक्सिस जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलेंगे, नॉर्मल शियर स्ट्रेस। और जो आपको वाई एक्सिस से वैल्यू मिलेगी सर इसी पॉइंट की, वो हमारी क्या होगी, शियर स्ट्रेस होगी। तो इधर सर हम लोग एक्स एक्सिस पे सिग्मा प्लॉट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस प्लॉट करते हैं टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। आपका टाउ और सिग्मा यहाँ पे हम लोग का हर एक पॉइंट मोर सर्कुलर रिप्रेजेंट करता है। अब इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहाँ पे, मतलब ये देखो यहाँ पे, बताओ तुम देख सकते हो यहाँ पे वाई की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा वाई की वैल्यू कहाँ है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। सर सीधी बात, देखिए वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है वो तो आपका टाउ मैक्स P1 P2 अपॉन 2 है, लेकिन उन्होंने पूछा नॉर्मल में क्या होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम बताओ, ये वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इधर हमको आना है इतना, ये कैलकुलेट करना है, यही हमारा आपका अच्छा रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। देखो हमें इस पॉइंट पे फिर क्या करना है, हमको इस पॉइंट का सिग्मा और टाउ चाहिए, है ना। टाउ फिलहाल मैक्सिमम है, टाउ की वैल्यू इतनी, सिग्मा की वैल्यू कितनी जाएगी सर, सिग्मा की वैल्यू जाएगी सर्कल का सेंटर। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको क्या करना है, P1 प्लस रेडियस, भाई दिस इज P1 दिस इज रेडियस। रेडियस सर मेरा कितना है, रेडियस बहुत सिंपल है, P1 माइनस P2 अपॉन 2 है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2P1 प्लस P1 माइनस P2 हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी P2 माइनस P1 होगा यहाँ पे, भाई हम क्या, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा बेटा क्या होगा, रेडियस हमारा होगा P2 माइनस P1, ये डायमीटर P2 माइनस P1 को डायमीटर मिलेगा, डिवाइड 2 करो रेडियस मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व करो, 2P1 माइनस P1 हमारा ये हो जाएगा सर P2 प्लस P1 अपॉन 2, ये सेंटर हो गया। तो सिग्मा हमारा उसी प्लेन पे क्या हो जाएगा, सिग्मा हमारा उसी प्लेन हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन 2। मतलब ये जो बीच वाला प्लेन देख रहे हो, जो कि यहाँ पे मोर सर्कल इनिशियल प्लेन से 90 डिग्री पे है, मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले प्लेन से 90 डिग्री पे है, या कह सकते हैं एक्चुअल में 45 डिग्री वाले पे, एक्चुअल में 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लेगा आपके मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले प्लेन से, उस पर सिग्मा ये है और टाउ ये है, सिग्मा और टाउ मिल गया हमें। सिग्मा और टाउ मिल गया, हमको बोला रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे सर, सर रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर हमको निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है तो हमको पता है ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तुमको पता है कोई प्लेन हो, सिग्मा लग रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन में और टाउ लग रहा होगा अपने पैरेलल डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल सरफेस के पैरेलल। तो रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है, दो चीजें अगर 90 डिग्री पे हमको रिजल्टेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल अपना लगा दो रिजल्टेंट निकालने के लिए, सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमने सॉल्व करा था, सिग्मा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे जो कि P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर है, और टाउ की वैल्यू रख दी, टाउ की वैल्यू क्या रख दी सर, P1 माइनस P2 का बाय 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो यार ये 2 का स्क्वायर तो बाहर आके हाफ अपना हो जाएगा आराम से। ये जो नीचे का 2 स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर कॉमन लेके 1/2 बाहर कर दो। ठीक है सर, अंडर देखें क्या बचा, P1 स्क्वायर P1 P2 स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस 2P1 P2, यहाँ पे माइनस 2P1 P2, प्लस 2P1 P2 और माइनस 2P1 P2 आपस में जाएंगे कैंसिल, और P1 स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, P2 स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, P1 स्क्वायर 2 बार P2 स्क्वायर 2 बार, ये हमारा बन गया सिस्टम। लेकिन एक काम उसमें और करेंगे, वो जो 2 बाहर निकाला उसको अंदर ले आएंगे वापस से, जो 2 बाहर निकाला था उसको वापस से अंदर ले आएंगे,
ठीक है, नीचे लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4, अंदर चलने देंगे। तो फाइनली सर हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाय 2। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है सर, बी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है, कमेंट कर देंगे बढ़िया से क्लियर अपना, ठीक है। तो पिछले का भी बी है, इसका बी है। चलो अगला देखते हैं, ये रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है सर आपकी, देख सकते हैं रिजल्टेंट, ये आपका कितना है, P1 प्लस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरा अंडर रूट में बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन ESE में आया हुआ है, देखो ESE 200। तो देखो हम तो बता रहे हैं ये जो वीडियो सीरीज है तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है तुम्हारे लिए, फॉर कह सकते हैं हम लोग क्या, फॉर दिस ESE ऑल्सो, ESE प्री ऑल्सो, स्टेट ऑल्सो एंड SSC JEE वगैरह जितना भी तुम्हारा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी इज इंक्लाइंड टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन एट एन एंगल ऑफ। अच्छा, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला जो प्लेन होगा वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितना एंगल बना रहा होगा, ये हमारा सवाल है। हमारा जो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला प्लेन है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है ना, ये पूछा गया है। तो सर इसमें क्या करना है हमें, पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला प्लेन कौन सा होता है, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला प्लेन कौन सा होगा। अच्छा ठीक है भाई, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला प्लेन कौन सा होगा भाई, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी लगाना पड़ जाएगा दिमाग, काफी दिमाग लग जाएगा, समझाना पड़ेगा तुमको काफी चीजें। देखो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो लेटर से हमारा ये मोहर सर्कल है, ठीक है, ये हमारा मोहर सर्कल हो गया, मोहर सर्कल हो गया, बढ़िया सर्कल बनाते हैं, ये हमारा मोहर सर्कल हो गया। अब सर आपको पता है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे आपको एक सिग्मा और टाउ की वैल्यू यूनिक मिलेगी, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस की यूनिक वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। इधर सर आपका टाउ प्लॉट हो रहा है और एक्स एक्सिस आपका सिग्मा प्लॉट हो रहा है। अब ऑब्लिक्विटी क्या है यार, ऑब्लिक्विटी का सिंपल मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपको रिजल्टेंट, देखिए ये जो आपके मोहर सर्कल के पॉइंट्स हैं ये अलग अलग प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके स्ट्रेन बॉडी में। मान लो इधर सिग्मा वाई, इधर सिग्मा एक्स और टाउ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉडी में अलग अलग जो प्लेन्स हैं, अलग अलग प्लेन्स में सिग्मा और टाउ का क्या रिजल्टेंट आएगा, सिग्मा और टाउ की क्या क्या वैल्यू आएगी, वो सारे पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सिग्मा टाउ का रिजल्टेंट भी तो होगा कुछ, सर ये आपका सिग्मा है, ये टाउ है, ये उसका रिजल्टेंट है, कह सकते हैं रिजल्टेंट है ये, है ना। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है किसी एक पॉइंट पे, लेटर से ये वाला वो पॉइंट है ना, इसको हम लोग ओरिजिन जोड़ेंगे। तुम बताओ अगर इसको हम ओरिजिन जोड़ दें तो ये जो वैल्यू है हमको इस पॉइंट का सिग्मा देगी, और ये जो तुम देख रहे हो ये हमको इस पॉइंट का टाउ देगी, ठीक है, ये टाउ देगी, समझना। तो इस समय जो यहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा, हम इसको बीटा बोल देते हैं, लेटर से दिस इज नथिंग बट बीटा बोल देंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर, आप ये समझ सकते हैं कि tan बीटा जो हमारा है यहाँ पे, tan बीटा वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टाउ अपॉन सिग्मा। और यही आपने हमको पीछे समझाया था कि आपका ये ऑब्लिक्विटी। लेकिन देखो तुम खुद समझो, मतलब आपने बोला कि हमारा सर्कल का कोई पॉइंट आप लीजिए, सर्कल पे कोई पॉइंट आप लीजिए, उसको ओरिजिन जोड़ के लाइन जोड़ दीजिए, और उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उसी को हम ऑब्लिक्विटी बोलेंगे फॉर दैट गिवन पॉइंट। अब लेटर से हमको इस पॉइंट की ऑब्लिक्विटी निकालनी है, तो हम इसको ओरिजिन जोड़ देंगे। अब ओरिजिन जोड़ के तुम यहाँ पे एंगल मेजर कर लो, तुम बताओ ये एंगल उस बीटा से कम है ना, मतलब हाँ सर इस पॉइंट की ऑब्लिक्विटी कम है, सर इस पॉइंट की ऑब्लिक्विटी देखिए, सर इस पॉइंट की ऑब्लिक्विटी इससे ज्यादा है लेकिन उससे कम है। मतलब अलग अलग पॉइंट को जब हम ओरिजिन जोड़ के एक्स एक्सिस से एंगल नापते हैं तो उससे हमको ऑब्लिक्विटी मिलती है, टेंजेंट ऑफ ऑब्लिक्विटी एंगल हमको मिल जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो तुम बताओ हम ओरिजिन को कहाँ ऐसे जोड़ दें
और जो सर्कल को टच भी करे कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो बता सकते हो, हमें अपने सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट चूज करना है, हमें अपने सर्कल पे इस मोर सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चूज करना है जिसको अगर हम ओरिजिन्स जोड़ें और ड्रॉ करें तो हमको एक्स एक्सिस से मैक्सिमम एंगल ले। तो तुम सिंपल बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये वाला वो पॉइंट है जिसमें टेंजेंशियली आपका ये छूते हुए निकल जाए, क्योंकि सर उसके अलावा आप इसको कहीं भी जोड़ेंगे, चाहे यहाँ जोड़ें, चाहे यहाँ जोड़ें, चाहे यहाँ जोड़ें, इस पॉइंट का एंगल काफी कम है, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका है जो जस्ट टेंजेंशियली इसको छूते हुए निकलेगा, जो जस्ट यहाँ पे टेंजेंशियली इसको टच करते हुए निकलेगा। ठीक है सर, सही बात है आपकी, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही निकली। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारा tan बीटा इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो तुम प्लेन देख रहे हो, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन होगा वो हमारा मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी भी होगा, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी होगा। अब सर ठीक है, चलिए ये बात हो गई, हम मान लेते हैं। अब ये कितना एंगल बना रहा होगा सर आपका मेजर प्रिंसिपल लेंस से। देखिए सर, ये आपका सेंटर है, अब इसको अगर हम ऐसे जोड़ दें यहाँ पे, ये है तुम्हारा बेटा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। देखो मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या है सर, ये सबसे मेजर प्रिंसिपल प्लेन मतलब आपका इस सर्कल में सबसे ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। सर इस पूरे सर्कल में अगर आप देखें तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट इसके लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, सिग्मा सबसे ज्यादा इसके लिए मैक्सिमम है। ठीक है, ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा 1 और ये आपका माइनर सिग्मा 2 है ना, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा 2, क्योंकि यहाँ पे आपका शेयर स्ट्रेस 0 है, यहाँ शेयर स्ट्रेस 0, यहाँ शेयर स्ट्रेस 0 है। अब यहाँ से जो एंगल हमारा बन रहा है, यहाँ से जो हमारा एंगल बन रहा होगा यार, अच्छा इन्होंने फिलहाल इसको जो है फाइमैक्स नाम दिया, बीटा नाम नहीं दिया है इन्होंने अपने क्वेश्चन में, फाइमैक्स सिस्टम, तो इसको हम लोग फाइमैक्स बोल लेंगे, दिक्कत क्या है। तो इन्होंने फाइमैक्स दे रखा है इसको नाम, ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए सर, समझने की कोशिश करिए अब। तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 5x, 90 प्लस 5x हो जाएगा कि नहीं। देखो अच्छा सुनो एक चीज़ और, ये एंगल बेटा अगर तुम्हारा 5 है तो ये एंगल भी 5 होगा। इसका कारण क्या है देखो, समझने की कोशिश करना। देखो ये तो तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा, ये जो हमारा सर ट्राइंगल बन रहा है इसमें सर ये तो 90 डिग्री आपका, सिंपल सी बात है ना, ये आपका 5 है तो ये आपका 90 माइनस 5 हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस 5 हो गया, समझने की कोशिश करना, ये 90 माइनस 5 हो गया तो ऑब्वियस बात है बेटा ये 5 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एंगल 5 है। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से हमारा जो वाला प्लेन है जिसपे आपकी ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम हो रही है, जिसपे आपकी ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम हो रही है, वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से मोहर सर्कल की अगर हम बात करें तो मोहर सर्कल में 90 प्लस 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5। ठीक है, समझ गए, ये 5 है, 90 माइनस 5 है तो ये 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ट्राइंगल में तुम लगा सकते हो रूल्स। ठीक है, तो ये आपका एंगल 90 प्लस 5 हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 प्लस 5 हो जाएगा, या कह सकते हैं π/2 प्लस 5x हो जाएगा। 5x इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ली है। अब अगर मोहर सर्कल में मेजर के बीच में और आपका जो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन है उनके बीच में π/2 प्लस 5x बन रहा है, तो हमारे एक्चुअल प्लेन में कितना एंगल बनेगा, एक्चुअल प्लेन में सर मेजर और इनके बीच का जो एंगल होगा वो इसका आधा हो जाएगा, इसका जस्ट आधा। ये तो तुमको पता ही है कि हमारे अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है इन और इन प्लेन के बीच में, तो इन और इन प्लेन के बीच में यहाँ पे इनके बीच में अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, मोहर सर्कल में 2 थीटा होगा, जस्ट डबल। तो इसका आधा कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा, और बॉडी में अगर हम डबल कर देंगे तो हमको मोहर सर्कल के बीच का एंगल मिल जाएगा। तो π/4 प्लस इसका जस्ट आधा करो π/4 और यहाँ 5x/2, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस 5x/2, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ पे अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन सभी आंसर बी ही चल रहे हैं, दोनों बी हैं, ये भी बी था। चलो सभी फिलहाल बी ऑप्शन हो गए, समझ गए, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुमको जो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला प्लेन है, ठीक है, किसी भी प्लेन की अगर ऑब्लिक्विटी निकालनी है, tan बीटा निकालना है, तो क्या करो, उस पॉइंट को, सर्कल के उस पॉइंट को ओरिजिन जोड़ दो और x और y एक्सिस की वैल्यू लिख दो बढ़िया से। ठीक है, तो π/4 प्लस 5x/2 यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, चलिए ओके सर, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया एकदम। आगे बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखो हम लोग करेंगे जितना मन से उतना ही होंगे सफल। अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है हमारा, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है स्ट्रेन बॉडी में जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस 100 का लग रहा है एक प्लेन पे और टेंसाइल स्ट्रेस 50 का लग रहा है दूसरे प्लेन में जो कि राइट एंगल पे है। ठीक है,
और shear स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है 50 का, देन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इंक्लाइंड टू द लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस एट, अच्छा प्रिंसिपल का एंगल क्या होगा, लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, मतलब अपने वर्टिकल प्लेन से क्या होगा वो हमको निकालना। तो जैसे मान लो हमारा ये प्लेन है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि सर इधर आपका टेंशन 100 लग रहा है, इधर टेंशन है सर आपका 90 डिग्री प्लेन है, उसे 50 लग रहा है, और जो आपका शियर लग रहा है इन प्लेन्स में, शियर लग रहा है 50 का, ठीक है, 50 मेगा पास्कल का शियर यहाँ पे लग रहा है। अब बोला प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो एंगल है वो नॉर्मल लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लेटस से हमारा ये तुम्हारा लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस देख रहे हो, इस डायरेक्शन से हमको देखना है। लेटस से हमारा जो प्लेन है, लेटस से हमारा जो प्लेन है वो ये है, प्रिंसिपल वाला है ना, तो इसकी जो नॉर्मल होगी, तुम समझो इसकी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल घूमा, देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ये है सिग्मा एक्स, अपना ये सिग्मा एक्स है ना, इससे कितना हमारी नॉर्मल घूम गई, इससे कितना घूमे, इससे कितना घूमे, ये हमको निकालना है, ये थीटा हमको निकालना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, इसको थीटा पी बोलते हैं। थीटा पी का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है अपना, अगर तुम tan 2 थीटा पी का फॉर्मूला लिखना चाहो तो पता होगा बहुत लोगों को, ठीक है। tan 2 थीटा पी का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपली क्या, टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू हमारा 2 पर पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा इस फॉर्मूले से आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखो, मोर सर्कुलेशन तुम डायरेक्टली समझ सकते हो, अभी पीछे तुमको हमने बताया था, ठीक है। ऐसा प्लेन, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं, अच्छा ये हमारा सिग्मा एक्स वाला प्लेन यहाँ पे कहीं होता है ना, यहाँ पे कहीं होगा। अब वो तुम्हारा प्रिंसिपल, चलो उसको बनाना पड़ेगा यार पूरा, पता है ये है वो पॉइंट इसमें, और जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन ये है, ये और ये दोनों, इनके बीच का कितना एंगल है, यहाँ पे 2 थीटा पी होगा तो वहाँ पे थीटा पी होगा प्लेन्स के बीच में, ठीक। प्रिंसिपल, तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा जो सिग्मा एक्स कॉमा टाउ आपका दिया है, इनके बीच का एंगल में निकालना है। तो इनके बीच का एंगल tan 2 निकालना, तो क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। सर ये क्या है, टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स वाई प्लॉट करते हैं, और ये आपका क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, क्योंकि ये देखो ये सिग्मा एक्स है ना, ये हमारा सिग्मा एक्स, और ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा। तो tan निकल के आ जाएगा यहाँ से, tan निकल के आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट ऑफ थीटा पी हमको फिलहाल निकालना है। टाउ की जो वैल्यू दी है 50 दी गई है, टाउ की जो वैल्यू 50 दी गई है, सिग्मा की जो वैल्यू दी गई है सर हमारी दी गई है 100 एक्स की, और सिग्मा वाई की दी गई है 50। सॉल्व करेंगे, tan 2 थीटा पी की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2 भाई, 100 बाई 50 2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे थीटा पी की जो वैल्यू हो जाएगी भाई, tan इनवर्स इधर ले आओ, tan इनवर्स 2 हो जाएगा, और 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो हाफ tan इनवर्स 2 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाफ tan इनवर्स 2 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है, हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो हमारे एक्स एक्सिस के जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, वो होता है इसका फॉर्मूला, ये उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। और जो हमारा माइनर होगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, असली में 90 डिग्री, और अगर मोहर सर्कल की बात करोगे तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल रहेगा। मोहर सर्कल में जो भी एंगल होगा वो एक्चुअल बॉडी से जस्ट डबल हो जाएगा, एक्चुअल बॉडी से जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये एंगल, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर, ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स, जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, ठीक है, वो हमारे आपके एक्स एक्सिस के जो प्लेन है और जो वाई एक्सिस प्लेन है उनसे कितना एंगल बना है, इस फॉर्मूले से निकल सकता है, ठीक है, बेसिक है। चलो अगला लेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा एक प्रिज्मेटिक मेंबर है भाई, प्रिज्मेटिक मेंबर है विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, अच्छा इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड पी, ठीक है। एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और उसको हम लोग, ठीक है सर लगाते हैं, ये एक सर आपकी प्रिज्मेटिक मेंबर मान लेते हैं, इसमें हम लोग टेंसाइल लोड पी लगा रहे हैं, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है सर वो ए दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। एक सेकेंड, पेन गिर गया,
गलती से सही है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सर वो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया सर यहाँ पे इसका ए है, ठीक है। प्रिज्मेटिक मेंबर है, उसमें हम लोग पी लोड लगा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया है। देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड इट्स इंक्लिनेशन विद डायरेक्शन ऑफ लोड रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, अब सर क्या है, आप ये समझिए, किसी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, किसी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, समझना, किसी पॉइंट की बात करते हैं, उसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं, उसकी स्ट्रेन कह सकते हैं हम, 2 डायमेंशनल स्ट्रेस का अगर हम एलिमेंट बनाते हैं, तो इस डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेस लग रहा होगा सिग्मा एक्स डायरेक्शन है, वो होगा सिंपली क्या, पी बाई ए। इस डायरेक्शन में कुछ नहीं लग रहा है सर, सिग्मा वाई कितना है 0, और शेयर भी कितना है सर, शेयर भी चारों तरफ कितना है 0। ये हमारा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई सबकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक ऐसा प्लेन होगा भाई, देखिए सर, इसमें एक प्लेन ये है, और भी बहुत सारे प्लेन्स होंगे। एक प्लेन ऐसा होगा जिसमें हमारा शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाला प्लेन होगा वो क्या डायरेक्शन, मतलब कितना एंगल बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा अपने, ये जो अपना मेजर कह सकते हैं प्लेन है यहाँ पे, उससे, मेजर प्लेन है उससे, है ना, जो अपना बेसिक या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ लोड से कितना एंगल बना रहा होगा, वो हमको निकालना है। एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन लोड से इंक्लिनेशन हमको निकालना है। तो डायरेक्शन लोड से अगर हमको इंक्लिनेशन निकालना है, लेटर से ये है वो प्लेन, तो कुछ नहीं, डायरेक्शन लोड सारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है वो हमको निकालना है, प्लेन, उस प्लेन का कितना एंगल बना रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन का हमको एंगल निकालना है। पहली बात तो ये समझो कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा। सर आपने हमको बता रखा है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस रहता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का सर एक फॉर्मूला है, आपने हमको क्या पढ़ा रखा है सर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब सर सिग्मा एक्स आपका कितना है, यहाँ पे पी वाई है, लिख देंगे पी वाई है। सर सिग्मा वाई कितना है 0 बाई 2 का होल स्क्वायर, टाउ कितना है 0 अंडर रूट करा, तो सिर्फ कितना आ गया, पी बाई 2 है। ये आपका उस प्लेन पे जहाँ पे आपका मैक्सिमम शेयर देखने को मिल रहा है, ये मैक्सिमम शेयर होगा, या इस डायरेक्शन दिखा देते हैं, पैरेलल टू द प्लेन, वो कितना होगा, पी बाई 2 है, पी बाई 2 है। अब उसका एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से या डायरेक्शनल लोड से, वो निकालना है। तो यार तुमको अगर ये एंगल निकालना है तो बहुत आराम से निकल सकता है हमारा एंगल, वैसे हमको सीधे सीधे पता है 45 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला सर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले का, tan तुम लिख सकते हो 2 थीटा इज इक्वल टू, उल्टा कर दो इसका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमको अगर मैक्सिमम शेयर वाले का एंगल निकालना है तो वो उल्टा होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। अब ये सर आपका कितना है, पी बाई ए, ये 0 ये 0, तो 1 अपॉन, मतलब कुछ भी अपॉन 0 इन्फाइनाइट आएगा, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट हमारा पाई बाई 2 होता है, तुमको पता है ना, tan 90 इन्फाइनाइट होता है, तो 2 थीटा इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी करोगे तो हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। ये तो मैं फॉर्मूले से कर डाला, तो हमारा यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, पी बाई 2 है हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, पी बाई 2 है हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। और 45 डिग्री जो हमारा है यहाँ पे पाई बाई 4, वो हमारा एंगल बन रहा है डायरेक्शन ऑफ लोड के साथ। इसको अगर तुम मोहर सर्कल से करना चाहोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखो सिग्मा एक्स हमारा क्या, पी बाई ए, ये कितना 0, तुमने दोनों को जोड़ के बना दिया, टाउ है नहीं, तो देखो बीच का जो तुम्हारा प्लेन है वहीं पे टाउ मैक्सिमम है भाई, इसी में तुम्हारा टाउ मैक्सिमम है। तुमको रेडियस के लिए निकालना, रेडियस के लिए कितनी हो जाएगी सर, ये पी बाई ए है, ये 0 है, तो रेडियस कितना होगा, पी बाई ए माइनस 0 अपॉन 2, क्योंकि रेडियस, तो रेडियस हमारा सीधे पी बाई 2 आ गया, डायरेक्टली निकल गया। उसके बाद अब तुम बताओ मेजर वाले से यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है सर, 90। अगर यहाँ पे इस प्लेन और इस प्लेन के 90 एंगल बन रहा है, तो एक्चुअल बॉडी में 45 डिग्री बन रहा होगा, तो मोहर सर्कल से जल्दी हो जाएगा, पी बाई 2 है और 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर, सिंपल है अपना, सिंपल है। तो हमारा यहाँ पे पी बाई 2 एंड 45 डिग्री हो गया है। चलिए ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको फिर हम लोग अब आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, फिर हम लोग अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस को बढ़िया से देख रहे होंगे, ठीक है। ये सेशन रोज तुम्हारा चलेगा, काफ़ी सारे वीडियोस तुमको इसके ऊपर मिलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हम तुमको सॉल्व कराएंगे। तो जो बच्चे बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं और
चाहते हैं कि हमको बेस्ट सोल्यूशन ही मिले, तो वो लोग इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चन सॉल्यूशंस देख सकते हैं और बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन तुमको मैं यहाँ कराने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर इस बार, है ना। चलिए ओके, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या नतीजा निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? तो हाँ चलो इसका आंसर बताएंगे सब लोग। प्रिज्मेटिक बार इज कैरिंग ओनली एक्सियल फोर्स। सर एक बार है आपकी जो सिर्फ यहाँ पे एक्सियल फोर्स कैरी कर रही है, लेटर से पी, सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी कर रही है, लेटर से पी। द टू प्लेन्स ऑन विच नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल आर इंक्लाइंड, the two planes on which normal and shearing stresses are equal are inclined to the axial force at angles। अच्छा ठीक है भाई, बताओ। दो प्लेन जिस एक पे नॉर्मल और शेयर इक्वल इक्वल हो आर इंक्लाइंड टू द एक्सियल फोर्सेस एट एन एंगल्स। बताओ भाई, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। हमको ये बताना है कि एक ऐसा दो प्लेन के बीच में एंगल जिसमें एक प्लेन पे नॉर्मल और दूसरे प्लेन में शेयर इक्वल इक्वल हो, ये हमको बताना है। आर इंक्लाइंड टू द एक्सियल फोर्स एट एन एंगल ऑफ कितना कितना। The two planes on which normal and shearing stresses are equal and inclined to the axial forces at an angle of, बताओ सिंपल है। मोर सर्कल करो तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा, मोर सर्कल से तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। कह रहा है दो ऐसे प्लेन हैं जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। दो ऐसे प्लेन है जिसमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, अब वो दोनों प्लेन तुम्हारे कह सकते हैं कि जो एक्सियल फोर्स है पी, उससे कितना एंगल बनाना है वो दोनों प्लेन। ऐसे पहले प्लेन का एंगल बताओ, फिर दूसरे प्लेन का एंगल बताओ, पहले प्लेन का दूसरे प्लेन का। ठीक है, ऐसे प्लेन जिनपे नॉर्मल और शेयर एकदम इक्वल है। इसको अगर मोहर सर्कल से करना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सर देखिए आपने अभी हमको बताया कि भाई सिग्मा एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो स्ट्रेस हमारा पी वाई है सीधे सीधे। भाई इधर तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस से लिखते हैं ना, इधर टाउ लिखते हैं, टाउ इधर यहाँ पे है नहीं, प्लॉट करना नहीं है। फिर आप दूसरे एक्स वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में सिग्मा आपका कितना है सर, 0, टाउ लिखना नहीं है, सर्कल कर देंगे कंप्लीट, सर्कल कर देंगे सर कंप्लीट। अब आप समझिए ये जो सेंटर पॉइंट तुम देख रहे हो, इस पॉइंट की वैल्यू बताओ सर। इस कोऑर्डिनेट की अगर हम वैल्यू बताएं तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो ये p/2a होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट क्या है सर, p/2a कॉमा p/2a। मतलब अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये भी p/2a है और टाउ मैक्स, टाउ भी मैक्सिमम है, वो भी आपका p/2 है। तो सिग्मा कॉमा टाउ दोनों p/2 है, वो सेम होगा, सेम सेम। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे इस प्लेन पे, तो यहाँ पे भी सर आपका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो p/2 है कॉमा माइनस p/2 है। तो यहाँ पे भी सर आप देखिए जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो p/2 है और जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो भी p/2 है। मतलब नेगेटिव में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो शेयर और कह सकते हैं आप नॉर्मल और शेयर इस पॉइंट पे सेम, और इस पॉइंट पे शेयर और नॉर्मल आपका सेम है, शेयर नॉर्मल आपका सेम है। ठीक है, ये दोनों वो प्लेन है, एक प्लेन सर आपका ये, एक प्लेन ये है। तो अगर हम अपने एक्सियल फोर्स डायरेक्शन लग रहा है उधर से बात करें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है और ये आपका 270 डिग्री बन रहा है। एक आपका 90 डिग्री पे और एक आपका 270 डिग्री पे एक ऐसे प्लेन है जिसमें आपके नॉर्मल और शेयर की वैल्यू सेम है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। तो ये तो मोहर सर्कल में हो गया। तो अगर तुम बॉडी बात करोगे तो जिसका आधा आधा कर दो, आधा आधा कर देंगे तो 90 का आधा 45 मतलब π/4 हो जाएगा, और 270 मतलब 3π/2, 3/2 का आधा कर दोगे तो कितना 3π/4 हो जाएगा। तो सर हमारा
आप समझ लीजिए इधर से आप पहले 45 डिग्री घूमिए तो आपको एक प्लेन मिल जाएगा। 45 डिग्री पे आपको एक प्लेन मिल जाएगा जहाँ पे आपको शेयर और नॉर्मल की वैल्यू बराबर मिलेगी जो कि p/2 होगी। और अगर आप इधर से π/4 की जगह 3π/4 घूम जाए, ठीक है, 3π/4 घूम जाए ये, तो आपको जो ये वाला प्लेन मिलेगा, ठीक है, ये जो आपको प्लेन मिलेगा, इस प्लेन पे आपका जो नॉर्मल और शेयर होगा, ठीक है, देखो ये एंगल π/4, ये एंगल π/4 और ये एंगल पूरा 3π/4, तो इस पे भी आपको जो नॉर्मल शेयर मिलेगा वो आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा p/2 का, ठीक है। तो पहला π/4 और दूसरा π/4, और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, ये वाला प्लेन और वो वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर भी है। एक π/4 पे है, एक हमारे यहाँ से π/4 और एक हमारा 3π/4 पे है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बढ़िया से सही हो जाएगा, ठीक है, एक π/4 और एक 3π/4 पे। चलो फिर एंड करते हैं सेशन को और बाकी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो डेली ये क्लास हमारी होती रहेगी इसी समय, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, अब मिलते हैं हम लोग कल, और कल भी हम लोग ऐसे ही सोम के और स्ट्रक्चर्स के मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बढ़िया से ऐसे पढ़ते रहो और बढ़िया से एग्जाम्स निकालते रहो। टेक केयर एवरीवन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके
लंबी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it।